नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई सेशन में स्वागत है। तो आज हम भाग 3 का जितना भी पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, मतलब जितना भी अनुच्छेद बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं भाग 3 का 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आज का ये दोस्तों तीसरा क्लास होने वाला है और इस तीसरा क्लास में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद 29 से लेकर 35 तक जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, इसमें हम सारा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 29 से लेकर 35 तक जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आपसे एक यही निवेदन है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता है दोस्तों, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आगे की क्लास और कंटिन्यू रखने का मन भी करता है दोस्तों। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की ओर। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम भाग 3 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लेकर आएंगे दोस्तों, मतलब MCQ लेकर आएंगे, जिसमें लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, जब 200-300 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो भाग 3 से जितने भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो आपका एक भी नहीं छूटेगा, मतलब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो हमारा सभी वीडियो को देखना ना भूलना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 35 तक है दोस्तों। ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का तात्पर्य ये है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, मतलब दोस्तों जिनकी संख्या कम है उनके धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक कहने का तात्पर्य ये है, मतलब जिनकी संख्या कम है और उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय में अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती हैं। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हो गए सिख हो गए, जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इनकी संख्या कम होती है दोस्तों। तो इसको आप किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते, विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। और जो अल्पसंख्यक के आधार पर दोस्तों धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पर आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। मतलब जो अल्पसंख्यक के धर्म आते हैं, लोग आते हैं, उसको आप संस्कृति, भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर आप उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, मतलब शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। और जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। मतलब अल्पसंख्यक यही बताते हैं कि दोस्तों जितने भी कम संख्या वाले धर्म होते हैं उसको आप शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 यही बताते हैं। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 30, मतलब अपना संस्था खुद खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है उसका भाषा थोड़ा अलग है, संस्कृति अलग है और सबके साथ बैठकर पढ़ने में असहज महसूस करता है तो वो खुद अपनी संस्था को खोल सकता है। देखिए असहज का मतलब ये है, जैसे देख लीजिएगा जैन धर्म को दिगंबर भी कहते हैं दोस्तों, जैसे कि वो निर्वस्त्र रहते हैं। अगर वो किसी विद्यालय में जाकर अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको भाषा के आधार पर, अपने कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अपने आप को खुद असहज महसूस करते हैं तो अपना संस्था खुद खोल सकते हैं दोस्तों। इसमें 30 में यही कहा गया है कि वो अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं। और 29 में यह बताया गया है कि किसी भी को शिक्षा के लिए रोका नहीं जाएगा, अनुच्छेद 29 से बताता है। और 30 में यह बताता है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा के लिए असहज महसूस हो रहा है तो वो अपना संस्था खुद खोल सकते हैं। और अनुच्छेद 31 क्या बताते हैं? संपत्ति का अधिकार, हमारी संपत्ति कोई भी छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 31 में दिए गए हैं संपत्ति का अधिकार, और ये जो संपत्ति है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति भी छीन नहीं सकता। लेकिन राष्ट्रीयता तथा विकासात्मक को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर चाहे तो उसकी संपत्ति को ले सकते हैं, लेकिन बदले में मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति तो आपका संपत्ति को छीन नहीं सकता, लेकिन राष्ट्रीय हित तथा विकासात्मक, जैसे कि कहीं पर रेल लाइन बिछ रहा है, 4 लाइन बन रहा है, तो वहाँ पर आपका जो संपत्ति है उसको सरकार ले सकती हैं,
लेकिन उसके बदले में आपको जो रेट है मतलब सरकारी रेट है उससे 3-4 गुना आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अब दोस्तों इस अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है और 300 के क में भेज दिया गया है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 31 से ख़त्म करके 300 के क में भेज दिया गया है। अब अगला चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यदि किसी भी भारत के नागरिक का मूल अधिकार का हनन करता है, मतलब किसी भी भारत के मतलब हम भारतीय हैं दोस्तों, जिसके नागरिक का मूल अधिकार का हनन करता है या चिंता करता है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। मतलब हम जो नागरिक है दोस्तों उसका मूल अधिकार कोई भी नहीं कर सकता, मतलब मूल अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अनुच्छेद 32 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 32 कहता है कि आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आपको कोई भी नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं और ये जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। मतलब इसमें जितना भी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप मूल अधिकार को कोई भी हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको दिक्कत ये आएगा, देखिए मान लीजिए कि आपका सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो अब जाने के लिए तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो यह क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है दोस्तों कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट दूर है दोस्तों तो सीधे अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सेम पावर है दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सेम पावर है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट निकालती हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट निकालती हैं। दोनों एक ही प्रकार की रिट निकालती हैं दोस्तों, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालती हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिट निकालती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती हैं। अगला देखते हैं पहला में क्या दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 के तहत रिट निकालती हैं उसमें से सबसे पहले आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर जज मतलब न्यायालय के पास ले जाना आवश्यक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब आप अरेस्ट करके लाते हैं तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय जज के पास ले जाना जरूरी होता है। यही बताता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसके बाद आता है दूसरा परमादेश। परमादेश मतलब आदेश देना। परमादेश मतलब आदेश देना। कोई सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है जिसे परमादेश कहते हैं। अगला देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। जब कोई सरकारी अधिकारी जिसके योग्य नहीं है, मतलब जब कोई सरकारी अधिकारी जिस काम के लिए वो योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम करते हैं तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल है दोस्तों, उस हॉस्पिटल में एक नर्स है। नर्स का क्या काम होता है, इंजेक्शन देना, टेबलेट देना, ऐसे कार्य काम होता है। और ये दोस्तों ऑपरेशन करने लगेगा तो जिस काम के लिए ये योग्य नहीं है उस काम को कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसको आदेश दे सकते हैं कि आप अपने योग्य से बढ़कर काम कर रहे हैं। इसी को अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, और चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब यदि कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तब, जैसे कि जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं है। जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसे रोक दिया जाता है। मतलब जो निचली अदालत है दोस्तों, निचली अदालत कहने का तात्पर्य है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे कोर्ट हैं दोस्तों निचली अदालत
जिसमें जो कार्य उस कोर्ट का अधिकार नहीं है उस कार्य को कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया जाता है। और उत्प्रेषण क्या है? जैसे कि अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुका है, मतलब जो अदालत कोर्ट में काम कर रहे हैं और उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसी को ध्यान में रखकर फैसला सुना दिया जाता है, मतलब उस कोर्ट का फिर भी उसे फैसला सुना दिया जाता है और अपने मर्जी से फैसला लेता है तो उसे उस प्रेशर लाया जाता है दोस्तों, मतलब रोक लगाया जाता है। किसके तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास मतलब न्यायालय में ले जाना जरूरी है। परमादेश मतलब आदेश देना। कोई सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है जिसे परमादेश कहते हैं। और अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जब कोई सरकारी अधिकारी जिसके योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम कर रहे हैं उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। और प्रतिषेध, यदि कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तब जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसे रोक दिया जाता है तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, उसे प्रतिषेध कहते हैं। और उत्प्रेषण अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुका है, मतलब फैसला सुना चुका है और वो अपनी मर्जी से फैसला सुना दिए हैं तब उत्प्रेषण लाया जाता है और उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया जाता है, उसे उत्प्रेषण कहते हैं। तो हम 5 रीट समझ लिए दोस्तों। ये कौन से आर्टिकल के तहत निकालते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत निकालते हैं और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट निकालते हैं। देखिए अब चलते हैं अनुच्छेद 33, जिसमें कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 33 में। जैसे कि गुप्तचर, मीडिया, सेना, इनका मूल अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुप्तचर हो गए, मीडिया हो गए, सेना हो गए, इनके उसको छीन लिया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। और अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र में केंद्र सेना का कानून चलेगा। मतलब जो क्षेत्र है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सेना का कानून चलता है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका कोई अधिकार नहीं होगा, सेना चाहेगा वैसा कर सकते हैं। इसी को अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि सैन्य क्षेत्र जहाँ पर सेना का कानून चलेगा। और अनुच्छेद 35, इसमें दोस्तों मूल अधिकार को लागू करना। अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है कि मूल अधिकार को अच्छी तरह से लागू करना, मतलब जो मूल अधिकार हैं उसको आगे बढ़ाने की बात करना। संसद को यही अधिकार है कि मूल अधिकार को बढ़ाने की शक्ति, मतलब संसद के पास इतना शक्ति है दोस्तों, वो मूल अधिकार को आगे बढ़ाने की बात कर सकती हैं। ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 35 में दिए गए हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद में रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार कहते हैं दोस्तों। जो अनुच्छेद 14 से 18 है उसे समानता का अधिकार, और 19 से 22 इसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जिसे ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद ये 33 हैं, इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। तो हमारा कितने प्रकार हैं दोस्तों? इसमें 7 प्रकार हैं, लेकिन एक प्रकार को हटा दिया गया है, इसलिए हमारा 6 प्रकार की हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों ये जो हमारा भाग 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम जितने भी अनुच्छेद थे उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं दोस्तों। और अगले क्लास में हम इसका जितना भी MCQ बन सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लेकर आएंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।